एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। नईम शेठी साहब, अभी आप हवाला दे रहे थे 1992 का, तो उस वक्त को क्लियर हो गया ना, ठीक है एक फैक्शन डिवाइड हुआ, लेकिन आमिर खान साहब या फाक अहमद साहब दे वर टेंटेड पीपल, इनके बारे में वो टॉर्चर सेल और सारा कुछ था। लेकिन आज यहाँ पर विजिबली एक फ़र्क नज़र आता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में कहा जाता है, जैसे आपने खुद कहा, पढ़े लिखे कल्चर को, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम भी था परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन उनके साथ जो शख्सियत बैठी है वो है अनीस कायम खानी साहब। अनीस कायम खानी साहब के हवाले से बहुत सी बातें हुई। बल्दिया टाउन की पुरानी जीआईटी के अंदर उसके अंदर नाम था, ऑल्दो जो 5 मार्च को पेश की गई उसमें से उनका नाम एक्सपंज कर दिया गया। ऑब्वियसली कोई रीजन होंगे। आज इम्पैक्ट है फिर इस ऑनस्लॉट का अगेंस्ट एमक्यूएम, अगर उस वक्त नहीं था? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि 1992 में जो लोग सामने लाए गए एज अ टू क्रिएट ए न्यू पार्टी, वो टेंटेड थे, और ये एज एन आफ्टर थॉट के पहले ऑपरेशन शुरू किया, फिर ये फैसला किया कि अब कुछ निकालें यहाँ से, नया ऑप्शन क्रिएट करें। आज भी यही हुआ है। एमक्यूएम के खिलाफ तो अब साल हो गया है ऑपरेशन, साल से 2013 में शुरू 2013 में हुआ, तो अब तो 2 साल होने जा रहे हैं और काफ़ी बैक ब्रेक कर दिए। अगर बैक ब्रेक ना किया होता तो आज शायद ये साहब जो वहाँ से वापस आए हैं, ये आके यहाँ बैठ ना सकते जिस सिक्योरिटी के साथ वो यहाँ बैठे हैं। इवन अगर इनको सारी रियासत की प्रोटेक्शन भी होती तो ये ना आ सकते। तो दे हैव ब्रोकन द बैक। मगर अब वो आगे जब देखते हैं कि आगे अब क्या करना है, जब आगे देखते हैं तो आगे उन्हें वही नज़र आता है कि एक कंस्टिट्यूंसी है महाजर की, और वो नहीं जाएगी पीटीआई के साथ, वो नहीं जाएगी नून लीग के साथ, कोशिश की है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी। उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और वो रिक्वायरमेंट मुतहदा नहीं कर सकती, महाजर कर सकती, वो आइडेंटिटी कर सकती। और उसके अंदर बहुत से ऐसे पहलू हैं जो लेजिटिमेट हैं और कुछ है जो नहीं लेजिटिमेट। तो उसको फिर कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? अगर नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए अल्ताफ भाई के साथ चिमड़ी रहेगी। अब उन्हें ये एहसास हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट को जो कि ये सब कुछ कर रही है, कि अल्ताफ भाई के दिन नंबर्ड है। देखिए, अब ये फैसला हुआ ना, ये फैसला हुआ कि अल्ताफ भाई इज ऑन गोइंग नाउ। गोइंग से मुराद ये कि या इल हेल्थ, अपनी सेहत की वजह से वो फारग होने वाले, मतलब ये अल्लाह जानता है कि कब, जाहिर है, मगर ये असेसमेंट है, या वो दूसरे जो केसेस उनके खिलाफ हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। यहाँ भी उनके खिलाफ बहुत सी एविडेंस अब इकट्ठी हो चुकी है, ताकि ये भी अगर प्रेशर डालना चाहें तो बहुत कुछ डाल सकते हैं। सो एक असेसमेंट ये हुई है कि फ़र्क जो है, उस वक्त तो ये असेसमेंट थी ना कि अभी अल्ताफ भाई तो निकल के भाग गए थे ना, वहाँ से निकाल दिया गया था इनको, निकल गए। जी जी बिल्कुल। अब तो ये है कि वो वापस तो आ नहीं सकते, मगर इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको ख़त्म किया जाए। अब ये इसके अंदर इंडिया के जो इल्ज़ाम है, दे वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डिफेंसिव पे हो जाती है। नंबर 2 कि उन्होंने अब ये कहा है कि जी किसी तरीके से ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तैयारी करें, ये नहीं कि कल बन जाएगी, ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तैयारी करें। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ना खुश हैं एमक्यूएम के अंदर, बहुत से लोग हैं जिनके आप शक्लें आजकल नहीं नजर आ रही, पहले हमेशा हम दंदनाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आप बिल्कुल खुले लाइन है। अभी वो दुबई में नहीं है वो कराची में ही, इधर उधर ही है, मगर वो नजर नहीं आते। तो वो भी जाहिर है डामक डोल है, वो भी देख रहे हैं कि हवा किस तरफ जाएगी। वो भी बहुत से, जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि, या डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सगीर ने कहा कि बेइज्जती होती थी, ये होता था, वो होता था, वो भी ये एहसास करते हैं कि उन्हें एमक्यूएम को और अल्ताफ भाई को ऐसी डिफेंड करनी पड़ी जो कि डिफेंड कर नहीं सकती, इनडिफेंसिबल थी। और उन्हें भी एहसास हो गया कि हमारी सियासत गलत है, और अब कैसे अल्ताफ भाई को कैसे छोड़ा जाए और जिंदा भी रहा जाए और सियासत भी की जाए। तो ये एक रास्ता हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको दिखा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप भी बाहर निकले, आपको प्रोटेक्ट भी हम करेंगे, आप अच्छे लोग हैं, हम आपको साथ लाएंगे, और एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तैयारी करें। इसीलिए अभी कोई पार्टी का नाम नहीं लिया गया, बिकॉज़ पाकिस्तान का झंडा दिखा दिया। अभी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसी पार्टी बनाने का सोचा नहीं है। उनका ये ख्याल है कि अगर ये पार्टी अभी बना ली तो ये प्रीमेच्योर होगी, जैसे जब वो हकीकी बनी थी तो वो प्रीमेच्योर बन गई थी। That's why it didn't work. अब वो ये है कि एक मूवमेंट बनाया जाए, एक स्प्लिटिज्म की जाए, कि ऐसे ऐसे लोग खड़े की जाएं जो कि अल्ताफ भाई को चैलेंज करें, मगर अभी पार्टी नहीं बनानी, क्योंकि पार्टी बनाई तो लीडरशिप के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो और अपेरेंटली जो साफ सुथरे लोग हों, हाँ, मगर उनके अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, लीडर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसलिए वो उस तरफ जाना नहीं चाहते, इस तरफ इस वक्त एक बहास खड़ा करना चाहते हैं।
देखिए ना, अभी विंग्स के अंदर बहुत से नाम हैं जो मैं नहीं लेना चाहता, मगर मुझे ये पता है कि जब भी आप या मैं किसी वक्त गलती से वो ऐसे लोगों की कभी तारीफ कर देते थे कि देखिए कितना जमहूरी रवैया है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते थे कि अल्ताफ भाई ने ये सुन लिया कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम तो फारग हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे हमारी। तो वो इसीलिए वो कहते थे यार अभी हमें गाली नहीं अगर देनी तो तारीफ हमारी मत करें। तो मतलब है कि ये ऐसे लोग पड़े, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप आइए बाहर, आप बाहर आइए। देखिए हमने आपको स्टेज प्रोवाइड कर दी, देखिए आपको स्टेज प्रोवाइड की, और नो बेटर द पर्सन देन मुस्तफा कमाल टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग। इसीलिए एक उन्होंने अब एमपीए के ऊपर हाथ रखा है कि आप आइए, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई संगीन किस्म के इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं, कोई मिलिटेंसी या इस टाइप का डॉक्टर सगीर पे कोई। तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके से और भी लोग हैं जो कि हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बाहर लाया जाए और वो आके इसी किस्म की बातें करें। अगर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाएंगे तो वो जरूर एक ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे फॉर अ न्यू पार्टी दैट रिप्रेजेंट्स द महाजर्स, बट माइनस अल्ताफ हुसैन, एंड नॉट जस्ट माइनस अल्ताफ हुसैन, -1 फॉर्मूला नहीं, अल्ताफ हुसैन के सारी लंदन वाले लोग और वो लोग जो आज भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन अटेम्प्ट बाय द एस्टैब्लिशमेंट to get rid of Altaf Hussain as a political force and to create a new party that will represent the Mahajars genuinely, without militancy but democratically, और कराची की कंस्टिट्यूंसी और एक वैक्यूम जो है उसको पूरा करेगी। वैक्यूम नहीं क्रिएट होने देंगे, बिकॉज अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो फिर उसके अंदर रिलीजियस पार्टीज भी आ सकती हैं। एंड द लास्ट थिंग द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वांट्स इज कि जो एक जमाने में रिलीजियस वोट था जो एमक्यूएम ने छीना था फ्रॉम द जमाना, वो उधर नहीं जाना, ये रहे यहीं रहे, ये ना पीपल्स पार्टी का वोट बने ना ये पीटीआई का वोट बने, ये वोट रहे महाजरों का। महाजर अच्छे लीडर्स अपने सामने खड़े करके लाएं जो कि उनको रिप्रेजेंट कर सके और उनको डिलीवरी दे सके। दिस इज द प्रोजेक्ट। शेख साहब, मैं आपकी जहानत को, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अब वो अनीस कायम खानी साहब ले आए हैं, उनके ऊपर आपने सवाल खड़ा कर दिया, और भी बड़े लोग सवाल खड़े करेंगे, ये इनसे गलती हुई है, उनको साथ नहीं लाना चाहिए था। मैं आपकी जहानत टेस्ट नहीं करूंगा, नहीं, मगर मैं आपको बताऊं मजबूरी क्या है कि ये जरूर मुस्तफा कमाल ने कहा होगा मैं अकेला ही खड़ा हूं फिर मारा जाऊंगा, कोई मेरे नाल भी तो दो, कोई तकड़ा बंदा, असली स्पेशली वो बंदा दे जिसकी रैंक एंड फाइल के अंदर मिलिटेंट्स के साथ कोई राब्ते रहे हैं ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए वो आए हैं, उनसे उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, वो चुप ही रहे। मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करवाई जाएगी इस स्टेज पे। सेठी साहब, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, वो इट डिड नॉट कम थ्रू, वो 1992 वाला आपने कहा प्रीमेच्योर था, लेकिन आपको ये लगता है इसका कोई ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा? बिकॉज आप ये देखिए लोग इतने जले भी नहीं है ना। सहूलत मिर्जा की इसकी वीडियो टेप आ गई, सब कुछ हो गया, NA 246 का बाई इलेक्शन हुआ, ठोक के लोगों ने मुत्तहदा को वोट दिया, ठीक है जी। अगर ये यहाँ कुछ स्प्लिट आ रहा है, मुस्तफा कमाल साहब आके गला फाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि जी रॉ एजेंट सारे बन गए, सब कुछ हो गया, अनीस कायम खानी साहब को साथ बैठे हुए देखेंगे, क्या मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग वोटर जो है वो ये बात पे यकीन करेगा? टूटेगा एमक्यूएम से? खतरा अभी ना नई पार्टी बन रही है, ना अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शन में भी 2-2.5 साल पड़े हैं। ये एक मिडवे में उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना एक डेंट मारा है उसके अंदर, ये जो लोग ला रहे हैं। अगर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सॉरी करके ये प्लान भी जो है ना ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स मिलता है और 2-3 लोग आते हैं तो इसको थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है तो इसको चलाएंगे, और अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं ये जो लोग अभी आ रहे हैं दे विल बी यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। इसलिए दिस इज ये लोग जो आ रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ी गैम्बल है। नहीं, मैं आपने जो बात की है ये से तो बहुत से नए सवाल अब आप बिल्कुल होंगे। चलिए, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बड़ा बिल्कुल होंगे, सख्ती से मैं ब्रेक ले लूं। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा मेरे पास सवाल इस हवाले से ना सिर्फ उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी है बल्कि वफाकी हुकूमत का जो रवैया है उस हवाले से भी है कि इतना सब कुछ कहा जा रहा है तो कोई मूवमेंट नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, बस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं रजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
आज के प्रोग्राम में बात होगी मुस्तफ़ा कमाल साहब की उन कमाल की बातों की जो कि उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो डॉक्टर सगीर साहब उनके साथ मौजूद थे और अनीस कायम खानी साहब तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मौजूद रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐसी कमाल की बातें की जिस पे हम भी ये कहने के मजबूर हो गए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आपने कमाल ही कर दिया। एक वक्त वो था जब आप जनाब अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलावे मिलाते थे और आज ये वक्त था कि आपने जो बातें की वो 180 डिग्रीज यू टर्न था। क्यों किया, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई और अभी ये ज़मीर क्यों जागा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कह रहे हैं उसमें वज़न कितना है, मुस्तफ़ा साहब जो कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये खुद किया, उनके ज़मीर की आवाज़ है, उन्होंने ये सब मुहाजिर कम्युनिटी के लिए किया, उर्दू बोलने वालों के लिए किया, या इसके पीछे कुछ और है? क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये सब कुछ कराया जा रहा है? सभी के बारे में बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। एनएम सैडी साहब, वैसे वक्त बड़ी जल्दी तब्दील हो जाता है ना, और कहते हैं द टेबल्स टर्न, और कुदरत का कानून कानून है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक वक्त था जब शाह से ज्यादा शाह के वफादार जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आपको और मुझे एक खिताब से नवाजा, और किसके कहने पे नवाजा, खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए न किया, मोहब्बत का इजहार किया। ये बात है सितंबर 2011 की। क्लिप सुनिएगा। ऐनकें लगाकर लोग जो है वो मूछे रखकर जो है वो रंग बिरंगी टाइयां लगाकर जो है वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स और जजेस भी बन गए एंकर्स के नाम पर, और धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ। 1 घंटे के प्रोग्राम में एमक्यूएम को लपेट देते हैं बस। ये खास तौर पे 11 से 12 वाला जो सिस्टम चल रहा है, ड्रामा आजूज माजूज जो है दोए, ये तो लपेट देते हैं 1 घंटे में सारे ना, ये लपेट देते हैं 1 घंटे में, पूरी एमक्यूएम को लपेट देते हैं 1 घंटे में। अपनी जो है वो सारी अपने दिल की जितनी भी खराफात है, दिन भर जितने ख्वाब देखते हैं एमक्यूएम को खत्म करने की, मुहाजिरों को दीवार से लगाने की, एक कौम को खास तौर पर जो है वो बिल्कुल दीवार से लगाकर उसको मजबूर कर दो कि वो पलट कर वार करे, उसकी जो भी दिन भर की खराफात होती हैं वो जो है वो 11 से 12 के प्रोग्राम में, खास तौर पे और भी प्रोग्राम है, उसमें जो है वो बिल्कुल ये लपेट कर आराम से जाते हैं कि आज हमने एमक्यूएम खत्म कर दी, आज हमने एमक्यूएम जो है वो बराबर कर दिया है। अलमान अल हफीज जनाब, हम कैसे एमक्यूएम को खत्म कर सकते थे? आज तो एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन को आप अल्ताफ भाई भी नहीं कहते, सिर्फ अल्ताफ साहब कहते हैं और उन्हें खुद रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। और उस वक्त हमारे पे गरज रहे थे, अब नाम दिया गया, बड़ी खुसूसी मोहब्बत का हमने कुछ भी नहीं किया और कहा कुछ। देखिए आज जो उन्होंने जो 2 दिन में कहा है, और उसके if you compare it, we have said nothing. हमने ऐसी कोई बात नहीं की, ऑल्दो बहुत सी बातों का इदराक जरूर होता था, लेकिन जब तक एविडेंस सबूत, अभी आपने भी जो बातें की मुस्तफ़ा कमाल साहब, उसके बारे में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि जनाब सबूत का, ये बताएं कि याजूज माजूज तो हम हैं। अब तीसरा अगर किसी को इंक्लूड करना हो मुस्तफ़ा कमाल साहब को याजूज माजूज ब्रिगेड के अंदर, तो इनको क्या खिताब दिया जाए? क्योंकि अभी हमारे लीडर बन जाएंगे ना याजूज माजूज ब्रिगेड सोचना पड़ेगा, नाम सोचना पड़ेगा। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो कमाल की बातें की हैं उस पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को नहीं फॉलो किया, वैसे अगर पाकिस्तान में तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, जियो न्यूज़ ने बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग भी की, इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद कुछ आपको अभी और भी दिखाना है। पहले रिपोर्ट। पूरी राब्ता कमेटी की अब ये जिम्मेदारी के ठोक दो की डेफिनेशन और डिक्शनरी बता रही, तो भाई तो यह हिम्मत पैदा करो, रात में तकरीर करें आप, हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी पार्टी बैठकर जो टीवी झूठ बोल रही हो, डिफेंड कर रही हो। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। क्या यहाँ से फित्रे ज़कात के सिर्फ पैसे जमा करके प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें प्रॉपर्टीज और शराब के पैसे भेजने जमा करके, क्या थालों के पैसे जमा करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनवानी है लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में अल्ताफ साहब के और उनके खानदान वालों की? 1992 की एमक्यूएम में फूट के 24 साल बाद और सरफराज मर्चेंट के हालिया चौंका देने वाले बयानात के बाद जनाब मुस्तफ़ा कमाल की अचानक आमद और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर एक बार फिर मुश्किल वक्त ला खड़ा किया है। एक तरफ अगर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जनाब अल्ताफ हुसैन पर संगीन इल्जामात लगाए गए, तो वहीं एमक्यूएम के लीडर पर बात करने पर पाबंदी है।
दूसरी तरफ MQM की जानिब से मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन आज डॉक्टर सगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई खास रद्द अमल नहीं दिया गया। उधर वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लफ्बाजी है, सबूत सामने लाए जाएं तो कार्रवाई होगी। कल या परसों मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े सीनियर लोगों ने कहा इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उनकी तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनकी आर्टिकुलेशन या लफाजी पर मुनसर थी या मुश्तमिल थी। तो आप मुझे बताएं कि क्या हर रोज कोई ना कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी पे कोई इल्जाम लगाता है, कोई नई चीज पेश करता है, उस पर जुडिशल कमीशन बन जाती हैं? क्या ये तरीका है जुडिशल कमीशन का? अब सवाल यह है कि मुस्तफा कमाल के इंतजामात में कितनी हकीकत है, और सवाल यह भी है कि क्या MQM कराची के सियासी मंजरनामे पर पहले ही की तरह हावी रहेगी, या मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और MQM के खिलाफ बगावत में इस बार जमात को कोई नुकसान पहुंच सकता है। आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस तमाम डेवलपमेंट के पीछे किसी किस्म की कोई साजिश मौजूद है या नहीं। कोशिश करेंगे कि उन तमाम बातों का, तमाम सवालों का अहाता किया जाए, लेकिन नजम सेठी साहब, आपसे पहला सवाल करने से पहले मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और अगेन दिल पर पत्थर रखकर कि मैं लोगों को बताऊं कि पिछले 2-3 सालों से आप रो रहे थे, पीट रहे थे, बल्कि मुझे ज्यादा नजम सेठी साहब कह रहे थे, और इनको बड़ी मोहब्बत भी मिली खुसूसी तौर पर MQM की तरफ से, कुछ मेरे खाते में भी आ जाती थी। बहरहाल जरा सुनिएगा गौर से पिछले 2-3 साल के क्लिप्स इस हवाले से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा था। पहले क्लिप्स देखिए। मैं ये समझता हूँ कि MQM के लिए अगले 2-3 साल बहुत ही नाजुक साल हैं, और MQM डाइल्यूट हो जाएगी, MQM के अंदर स्प्लिट्स आएंगी, एंड इवेंचुअली MQM से कोई और पार्टी भी निकलेगी। MQM की जो लीडरशिप है उसके अंदर अब आपको नजर आएगी कि वो जो बहरान जिसका हमने जिक्र किया था वो अब बिल्कुल सर पे आ चुका है, और इस वक्त MQM इज डी फैक्टो स्प्लिट हो चुकी है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक बड़ी गहरी स्प्लिट आएगी, और ये जो बहरान है ये बिल्कुल MQM को यहाँ से पकड़ लेगा। जैसे जैसे लंदन में प्रेशर बढ़ रहा है अल्ताफ भाई के ऊपर और उनकी कोर कमेटी के ऊपर फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटीज, तो वैसे वैसे यहाँ डिसग्रंटलमेंट और डिसएग्रीमेंट और परेशानी हो रही है। तो एक तो ये अब क्लियर है कि ये, एज आई सेड, पहले भी मैंने आपसे कहा था, ये रुकेगी नहीं बात। डिजर्शंस भी MQM से होंगी, और जो बात हम पहले करते थे कि कोशिश यही होगी कि नई MQM बनाई जाए। ये जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा वो यही होगा कि MQM की एक नई लीडरशिप के लिए बेस बनाया जाए, जो कि टेररिज्म और रॉ से दूर हो, और एक मुहिब्बुल वतनी का इजहार करे, और पार्टी के लोगों को साथ लेके चले, और उनको जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करे, उनकी आवाज़ हो। जितने ऐसे ज़्यादा लोग निकाले जाएंगे या भागेंगे यहाँ से, वो आगे जाके एक नई ऑल्टरनेटिव MQM लीडरशिप का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल है बिफोर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन, जो कि कितने 2018 में होने, अभी 3 साल पड़े हैं, 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है MQM की लीडरशिप के साथ, और एक नई क़यादत की भी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल डिस्टिंक्टली हैं। इसलिए आई थिंक द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। इसकी वजह से अब लीडरशिप के अंदर डिविजन्स आनी शुरू हो गई। जो इत्तेफाक नहीं करते थे अल्ताफ भाई की पॉलिटिक्स के ऊपर या पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटेंसी के ऊपर, कोई दुबई चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता है 5-6 बड़े लीडर्स जो थे एक ज़माने में, बड़ी उनकी शोहरत थी, आपको पता है उनके नाम, मुस्तफा कमाल से लेके एडवोकेट साहब तक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारी लीडरशिप डिप्लीट हो रही है, और अल्ताफ भाई तनहा रह जाएंगे। आपने देखा ये क्लिप्स पिछले तकरीबन 3 साल के ऊपर मुहित हैं। उस वक्त जब भी ये बात की जाती थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी गालियां पड़ती थी हमें सोशल मीडिया के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खास हल्के से। बहरहाल उनकी मोहब्बत है, वो हमसे मोहब्बत का इजहार करते रहे। बहरहाल नजम सेठी साहब, नाउ द फैक्ट्स आर क्लियर, लेट्स गेट टू द बॉटम। पहला सवाल दिन आ गया ना, सामने आ गया, वो दिन आ गया, सामने नजर आ गया। अब तो खैर डॉक्टर सगीर साहब भी शामिल हो गए।
नईम शेरी साहब, मेरे जहन में जो सवाल आता है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर, काफ़ी लंबी लिस्ट है, ज़रा जल्दी जवाब चाहूँगा आपसे। एक बात तो ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का आना और उनका ये सब कुछ कहना, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये नई है या इसके अंदर कोई नई बात आ गई, बहुत बड़ी रेवलेशन हो गई, और कितनी मुख्तलिफ है ये उस इंडाइटमेंट से जो कि एक डेथ सेल से कुछ अर्सा पहले सहूलत मिर्ज़ा ने दी थी कि जी मुझसे कत्ल करवाया गया था और अल्ताफ़ हुसैन साहब और मुख्तलिफ लीडरान के कहने पर मैंने कत्ल किया था। देखिए, मुख्तसर आपने कहा तो मुख्तसर ही बात करूँगा। बातें सबको पता थी, कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने कहा, फ़र्क ये है कि डेथ सेल से एक बयान आना और एक बंदा जिसके बारे में कोई करप्शन चार्जेस नहीं थे, जो जनरली जिसके बारे में लोग अच्छी राय रखते थे, जो कि चले गए थे यहाँ से, उनका वापस आके और वही इल्ज़ाम लगाना MQM के ऊपर और अल्ताफ़ भाई के ऊपर, दोनों में फ़र्क है। हाँ, अगर एक डेथ रो प्रिजनर से एक बयान एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं, और फिर उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है, शायद कोई वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अलबत्ता लोगों को हिला दिया था उसने, मगर ग्राउंड प्रिपेयर हो गई थी। अब वही बातें अगर कोई मुस्तफ़ा कमाल जैसा शख्स आके कहता है तो फिर उसमें ज़्यादा वज़न होता है, और जो कहने वाला भी है वो उस पर उस किस्म के इल्ज़ाम नहीं है जो कि वो जो अल्लाह को प्यारा हो गया जो उसके ऊपर थे और जिस किस्म का वो शख्स था। ये वो मेयर साहब हैं जिनके बारे में गाने गाए जाते थे, MQM खुद गाती थी कि दुनिया में वाहिद मेयर है जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसने ये किया, जिसने वो किया, रिकॉर्ड बनाए, और अल्ताफ़ भाई खुद इनकी बात करते थे। तो इसलिए इनकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है कंपेयर टू दैट जेंटलमैन। ये फ़र्क है, बातें वही हैं, इंडाइटमेंट भी लगभग वही है। अच्छा, मेरे जहन में सवाल ये आता है, फौरी तौर पर जब यह हुआ, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने आज जब डॉक्टर सगीर शामिल हुए, 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इकट्ठी थी लंदन सेक्रेटेरिएट और कराची में। आज जब शुरू में उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं देंगे, जो डॉक्टर सगीर साहब आज शामिल हुए, उन्होंने कहा, लेकिन बाद में बयान आया। फ़र्क क्या, वो कहते हैं 1992 से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, लेकिन नजम सेठी साहब, क्या 1992 और 2016 में कोई फ़र्क है, या वाकई MQM दुरुस्त कह रही है कि ये उस वक्त का स्क्रिप्ट है, अब दोबारा एग्जीक्यूशन की कोशिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है MQM, हमेशा इस किस्म की झूठ बोलती है। बात यह है कि 1992 की जब आप बात करते हैं तो वो कोई स्क्रिप्ट और थी, और उसके वो दिन और आज के दिन के अंदर बहुत से सफ़र गुजरे हैं, और MQM को पाला है रियासत में, और रियासत के वो लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक़्त MQM के ऊपर 1992 से पहले, फ्रॉम 1989 टू 1991, जब जनरल मिर्ज़ा असलम बेग थे आर्मी चीफ, जाके वफात के बाद, तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के बड़े क्लोज रिलेशनशिप थी विद MQM एंड विद अल्ताफ़ भाई। उन्होंने MQM को इस्तेमाल किया टू डिस्टेबलाइज बेनज़ीर भुट्टो। ये आपको याद होगा, कि हैदराबाद के अंदर किलिंग स्प्री हुई, पक्का किला जिसका एग्जाम्पल लेके, ये जिसके ऊपर बेस बना के जनरल बेग ने डिस्टेबलाइज किया पीपल्स पार्टी को, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब जनरल बेग चले गए, और जाते जाते जनरल बेग की कोशिश थी कि उस वक्त कोई coup करके पावर सीज कर लिया जाए, और उस वक्त जनरल आसिफ नवाज जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे 91 में, बिफोर बिकमिंग आर्मी चीफ, ही वाज आर्मी चीफ डेजिग्नेट, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब हिले हुए थे, उनकी हुकूमत थी, वो हिले हुए थे कि जनरल बेग सीज कर लेना पार, और मगर जनरल आसिफ नवाज ने और ब्रिगेडियर इम्तियाज़, उस वक्त जो DB इंटेलिजेंस के हेड थे, इन्होंने मिल के उस जनरल बेग की साजिश को नाकाम किया। जैसे ही वो ख़त्म हुई तो जनरल बेग की जो पॉलिसी थी ऑफ अपीजिंग दी MQM एंड यूजिंग दी MQM अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी, पहले बेनज़ीर के खिलाफ और यकीनी तौर पे उन्होंने फिर नून के खिलाफ भी इस्तेमाल करना था उनको, उसको ख़त्म किया, और जनरल आसिफ नवाज एज आर्मी चीफ मूव्ड अगेंस्ट दी MQM इन कराची। याद रहे कि जनरल उस वक्त गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और इसकी इजाज़त जो थी, हालांकि एक कोalition थी बिटवीन MQM एंड नून लीग in Sindh to keep People's Party out, मगर फिर भी जनरल आसिफ नवाज moved against the MQM because he felt it was developing into a terrorist organization, और उस वक्त के जो भी इल्ज़ाम थे हाँ, उस वक्त फिर वो और बात है कि when they acted against it, तो उस वक्त जाहिर है कि
एक ये डिस्कशन हुई होगी कि इनको अब ख़त्म करना है, तो फिर एक डिमांड तो MQM महाजर्स की जो है उसमें तो कोई वजन है, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर ये सोचा कि इनमें से कोई लोगों को लेके एक नई पार्टी बनाई जाए, एक नया फैक्शन बना दे। एक फैक्शन बनाया जाए। तो उस फैक्शन में हकीकी फैक्शन, मगर वो सेपरेट आइडिया था। पहला आइडिया यही था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बैक तोड़ा जाए। तो वो उसके बाद क्या हुआ, जब आसिफ नवाज वफात पा गए ओइंग टू हार्ट अटैक इन 1993, तो जनरल वहीद आए। तो जनरल वहीद ने यह फैसला किया कि वो अब फौज को वहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं, और मोहतरमा की हुकूमत आ चुकी थी 93 इलेक्शन के बाद। तो फिर ये फैसला हुआ कि जनरल नसीरुल्लाह बागर विल यूज द रेंजर्स एंड द एंटी-MQM एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन विल कंटिन्यू इन कराची। तो फिर वो ऑपरेशन 1994 से 1996 तक वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, और उसके दौरान काफ़ी इफेक्टिव ऑपरेशन था जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने रेंजर्स और पुलिस के जरिए जो किया। मगर फिर क्या हुआ, फिर जब 96 में बेनज़ीर की छुट्टी हुई और नवाज शरीफ साहब आ गए, और उसके बहुत जल्दी नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो गई, तो फिर मुशर्रफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम की। और एक एग्जाम्पल नहीं है, मुशर्रफ साहब ने बहुत दफ़ा कहा कि मेरा एक बड़े क्लोज तल्लुकात थे, पुराने तल्लुकात थे, बड़े क्लोज तल्लुकात थे। DGMO भी रहे थे, उस वक्त भी थे इनके। DGMO नोज एवरीथिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इंटरनली। और उसके बाद जब ये आर्मी चीफ भी बने, और इन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि MQM के खिलाफ जो केसेस थे वो उसको विड्रॉ किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अब सियासी तौर पे एक अलायंस की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर उन्हें क्यू की ज़रूरत थी, वो मैन्युफैक्चर करने की, और वहाँ MQM को रिस्टोर करने की ज़रूरत थी। तो फिर इसलिए उन्होंने MQM के साथ मुआहदा किया। इशरतुल अबाद साहब वापस आए, इनके खिलाफ पता नहीं कितने केसेस थे, 40+ केसेस थे, उनको ख़त्म किया। 8000 से ज़्यादा केसेस MQM के खिलाफ थे, उनको गोल किया। अल्ताफ़ भाई के खिलाफ 70 से ज़्यादा थे, उनको गोल किया। और एक लॉन्ग टर्म अलायंस MQM के साथ जनरल मुशर्रफ ने बनाई, विच लास्टेड फॉर 9 or 10 years, as long as he was there. अनफेटेड पावर एंजॉय हुई ना। एब्सोल्युटली। सो दो आर्मी चीफ्स ने, जनरल बेग एंड जनरल मुशर्रफ, representing the armed forces because of political needs, उनकी जो सियासी तौर पे जो उनकी जरूरत थी उसकी वजह से दे मेड एन अलायंस विद MQM, और सारा कुछ भूल गए MQM स्टूड फॉर एंड व्हाट MQM के खिलाफ फौज ने जो कार्रवाई जनरल आसिफ नवाज की थी, उसके बाद जो रेंजर्स ने कार्रवाई की अंडर जनरल वहीद एंड अंडर जनरल नसीरुल्लाह बाबर, वो सब कुछ भूल गए। ठीक है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में जो जर्नैल पावर छीनना चाहता था सिविलियन से, उसने MQM को इस्तेमाल किया, सब कुछ भूल गए उनके बारे में। और जो जनरल स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहते थे, कोई सियासी मदाखलत नहीं करना चाहते थे, मुहिब्बुल वतन थे, पाकिस्तान को बालादस्त करना चाहते थे, उन्हें एहसास था कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको खत्म, मतलब उसका एक हिस्सा, वैदा वो जनरल आसिफ नवाज थे, या वो जनरल वहीद थे, या जनरल जहांगीर करामत थे, या आज जनरल राहील शरीफ। ओके, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू अभी ये बहुत इस हवाले से जहन में सवालात हैं, आपके भी होंगे। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब अब आए हैं तो बहुत से लोग एक ही सवाल किए जाते हैं कि जनाब जो कुछ हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है, इसका जवाब भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद आप पर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है उस अहम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक 3 मार्च को और एक आज हुई, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया, डॉक्टर सगीर भी शामिल थे और अनीस कायम मखानी साहब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शामिल थे। नजम शेडी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चौधरी निसार अली खान साहब वो ये कहते हैं कि जो बातें कही गई वो लफाजी है, उनमें नया कुछ भी नहीं है, अगर कुछ सबूत है तो सामने लाए जाए। मुत्तहिदा भी ये कहती है सबूत है तो जाके अदालतों में पेश करें। हमारे मुल्क की तारीख ऐसी है जिसमें एक पार्टी के ऊपर मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक पाबंदी लगी थी, तो क्या ये छोटी बात नहीं है? शेडी साहब कोई बड़ा फाड़ के कह रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसकी एक इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली के अंदर, उसके लीडर रॉ के एजेंट है, इंडिया से फंडिंग लेते हैं, वहाँ की एजेंसीज से, तो कोई कार्रवाई, कोई जुडिशल कमीशन कुछ नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है नून लीग की जो हुकूमत है वो ये जाहिर नहीं करना चाहती कि इनके वापस आने में और MQM के तोड़ने में उनका कोई हाथ है, इसलिए वो अभी थोड़ा अपने आप को दूर रखना चाहते हैं ये सारी नई डेवलपमेंट से। अगर वो जुडिशल कमीशन बना देते हैं और इसको परस्यू करते हैं तो फिर ऐसे लगेगा कि द इस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टी आर इन हैंड इन ग्लव और ये मिलके सब कुछ कर रहे हैं। आई थिंक ये अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाह रहे हैं, ये इतना आगे भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके किसी सियासी जमात को इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहते। दे वांट लीडरशिप टू इमर्ज नेचुरली। तो मेरा ख्याल है इनकी एटीट्यूड है कि पीछे हट के देखें आप,
डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। ये जो कराची में हो रहा है, हमने इजाज़त दी हुई है फॉर ऑपरेशन की, उसको ऑपरेशन को होने दें आप। ये बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस। हाँ, मिलिटेंट विंग टू टारगेट हुए हैं ना, वो हो रहे हैं, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस। अगर ये कामयाब हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट एक नई एमक्यूएम बनाने में, तो सौ बिस्मिल्लाह। अगर नाकाम हो जाती है तो हम क्यों उसकी ओप्रोब्रियम में या उसकी जो नेगेटिविटी होगी कि इन्होंने ये क्या किया, फेल हो गए, व्हाई शुड वी बी पार्ट ऑफ इट। इसलिए चौधरी साहब पीछे हट के देख रहे हैं, वेट एंड सी, लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं आपको बताऊं, मुस्तफा कमाल साहब आए ना, अगर इनको एक और लीडर मिल जाता ना स्टैचर का, तो ये कायम खानी को साथ में लेके आते, मगर इनको मिला नहीं हुई और अभी। इसीलिए अब इन्होंने एक एमपीए ढूंढा है, सिटिंग इन द विंग्स, जैसे कहते हैं ना, द रियल लीडर इज सिटिंग इन द विंग्स। वो रियल लीडर कौन है ऑपोजिट? ये जो फर्स्ट ओपनली जिसको अल्ताफ भाई ने ओपनली, दैट्स गवर्नर इशरतुल अबाद। ऑफ कोर्स अब एलपीआर ने उनका डिमांड किया है कि इनको छुट्टी कराई जाए। भाई दफे डिमांड का क्या हुआ? डिमांड मुस्तरद। अच्छा, मुस्तरद हो गई? जी जनाब। और गवर्नर साहब सेट बैठे हैं, गवर्नर साहब फौज के लिहाज से भी सेट बैठे हैं, उनके लिहाज से भी सेट बैठे हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता ना, अगर तो एमक्यूएम की बात मानी जाती तो वो फारग हो जाते, नया गवर्नर आ जाता, और अगर नहीं मानी गई, इसका मतलब है ना फौज ने मानी है ना मियां साहब ने मानी है। इसका ये मतलब है कि आगे आप देखिएगा, जिस दिन गवर्नर इशरतुल अबाद आके बैठेंगे कहीं, तो वो किसी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ कोई बैठेगा, कोई और लोग एमक्यूएम के बैठेंगे, फिर एक नई जमात बनेगी। इस दिन का इंतजार कीजिएगा, ऐसा होता हुआ नजर ऐसा होगा। दी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, जबकि अल्ताफ भाई फारग हो जाएंगे, उस दिन गवर्नर साहब जो है वो खुल के बाहर आएंगे, एंड ही विल रिप्रेजेंट द न्यू महाजर पार्टी, द न्यू लीडरशिप ऑफ द सेम महाजर पार्टी। बट दिस पार्टी, इसके तल्लुकात विद डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी, एंटी टेररिज्म, एंटी क्राइम भरपूर हिस्सा लेंगे, और यही कंस्टिट्यूंसी को ये सर्विस देंगे। उसके अंदर फिर मुस्तफा कमाल जैसे लोग और अगर कोई अच्छे लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो डर जाएंगे हमारा नाम ले लिया, हैं एमक्यूएम के अंदर अच्छे लोग भी, और पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, जिनके जज्बात भी सही हैं और खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान के और महाजरों के। वो बाहर निकलेंगे, फिर महाजर कौम को एहसास होगा कि अल्ताफ भाई का ज़माना गया, अल्ताफ भाई फारग, उनके जो प्रो इंडिया लोग थे वो भी फारग, और अभी एक नई क़यादत आई है, ये भी हमारी देखभाल करेगी, हम इनके साथ जाएंगे। तो आप ये समझते हैं, क्या आपकी राय में ये जो रॉ वाला इंडिया कनेक्शन, ये इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न है हम मतलब बड़े घर के लिए या मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट टू बी टॉलरेटेड? देखिए, ये कभी भी, ये कनेक्शन कभी भी कोई एस्टैब्लिशमेंट टॉलरेट नहीं करती। अफसोस इस बात का, लेकिन ये क्या होता रहा है नजम साहब पहले? इसी बात का अफसोस है ना कि ये कोई नई बात नहीं थी, पुराने कनेक्शंस थे, और जनरल मुशर्रफ ने अपनी एक सियासी मफाद के लिए इस चीज़ को नजरअंदाज कर दिया। बड़ा अफसोस की बात। मुझे अफसोस, चले आप, हम जनरल मुशर्रफ साहब को, मैं ठीक है उन्होंने गलत किया और हम उसको कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए, क्या हमें सवाल फिर आसिफ जरदारी साहब से नहीं पूछना चाहिए? क्या हमें सवाल किसी स्टेज पर अगर मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ वो कोलेशन बनाई या उनसे कुछ हासिल करने की कोशिश, क्या उनसे नहीं चाहिए? क्या ये सवाल हमें इमरान खान साहब की जमात से नहीं करना चाहिए कि जब मुत्तहिदा से मदद मांगी जाती थी जलसे करने के लिए कराची के अंदर, तो उस और सदर के वोट के लिए इतनी सब मुत्तहिदा ने से मांगी, सब कुछ मांगते रहे। तीनों जमातों का जिनका आपने जिक्र किया है, इनके बारे में मैं इनकी डिफेंस में कुछ कहना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के डिफेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट एक सियासी जमात या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक जमात को फारग नहीं करती, और वो उस जमात वो कायम है और कराची के ऊपर उसका होल्ड है, अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ अलायंस ना करती और एंटेगनाइज कर देती, तो इनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ डर था कि वही असर होगा जो 89 में हुआ, कि ये जमात विल बी यूज्ड अगेंस्ट देम टू डिस्टेबलाइज देम। इसलिए उनकी ये मजबूरी थी कि उन्हें एहसास था कि ये क्या है, मगर मजबूरी ये थी कि अगर इनका साथ ना दिया, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, नून लीग इनके साथ है, अगर हमने ये ना किया तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, तो इसलिए ये तो उनके लिए, जैसे मैं कहता हूँ ना, जस्टिफिकेशन ही एक्सप्लेनेशन। पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट ने काफ़ी ठुकाई की है, इसलिए वो दे वर वेरी स्केर्ड। rather the enemy with you rather than the enemy far away. Better to have your enemy close rather than far away.
तो वो इस किस्म की उनकी एटीट्यूड थी। इसीलिए तो बिलावल जब नए नए आए तो उन्हें एहसास नहीं था इस बात का, तो उन्होंने धंधना दिया और कि जी अंकल अल्ताफ को ये है वो है फलाना, वो जज्बात में, वो अंदर की बात जो थी ना, जो असली बात थी वो बाहर निकल रही थी। तो जरदारी साहब ने कहा चुप है, मरवा न नहीं सन, आगे 2 बारी मर चुके हैं, फिर न मरवा दें, चल लंदन जा, ठीक है ना जी। तो ये मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की, मगर एहसास था। आइए नून लीग, उसके बाद मैं इमरान की भी बात करता हूँ। नून लीग की बात यह है कि नून लीग एक वाहिद पार्टी रही है जिसने कभी भी इनके साथ कोई मुआहदे वादे नहीं किए, मजबूरी के साथ कुछ थोड़ा बहुत काम किया, अगर किया दैट वाज इन द इलेक्शन एट दैट टाइम, जब ये ऑपोजिशन में थे। उस वक्त मुस्लिम लीग थी, नून लीग नहीं थी, मुस्लिम लीग थी। उस वक्त इन्होंने जनरल बेग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ के खिलाफ साजिश की थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। मियाँ साहब उस साजिश के हिस्सा थे। ओके, वक्त 97 में थे वैसे साथ ना, 97 की हुकूमत में तो थे ये साथ उस वक्त। हाँ, मगर वो अगेन आई सेड कि इनकी लड़ाई बहुत जल्दी हो गई। हाँ, जल्दी और मुझे देखो याद है मैंने शर्त लगाई थी कि आप वापस जाएंगे इनके साथ, तो मुझे आगे से मियाँ साहब ने कहा था आप शर्त हार जाएंगे, हम कभी इनके साथ नहीं जाएंगे, दिस इज एन एंटी नेशनल पार्टी, हमें एहसास है इस बात का, वी विल नेवर गो विद देम, हमारी एक मजबूरी थी। तो वो दिन और आज का दिन है, दे हैव नॉट गॉन विद देम, आई वाज रॉन्ग एंड ही वाज राइट। सदर के इंतखाब के और लिए वोट नवाज मांगते शरीफ थे। आपने इमरान खान साहब तो एक छोटी सी एक थोड़ी सी रैलीज करने के लिए उन्होंने अपनी सारी मुहिम जो चलाई थी अल्ताफ के खिलाफ और MQM के खिलाफ, उसको 10 दिन के लिए भूल गए ताकि जाके कराची में कोई रैलीज कर ले, बस इससे ज्यादा उनकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बहरहाल हमारा एजेंडा मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन कम से कम आज हमने इस हवाले से जो कुछ था तारीख के को सामने रखते हुए भी आपको बताया, आपस की बात के अंदर जो मौक़िफ़ इस हवाले से जो तज्ज़िया रहा उससे भी आपको मुस्तफ़ीद किया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। विदाउट मिलिटेंसी बट डेमोक्रेटिकली, और कराची की कंस्टिट्यूंसी और एक वैक्यूम जो है उसको पूरा करेगी। वैक्यूम नहीं क्रिएट होने देंगे, बिकॉज अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो फिर उसके अंदर रिलीजियस पार्टीज भी आ सकती हैं। एंड द लास्ट थिंग द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वांट्स इज कि जो एक जमाने में रिलीजियस वोट था जो MQM ने छीना था फ्रॉम द जमाना, वो उधर नहीं जाना, ये रहे, यहीं रहे, ये ना पीपल्स पार्टी का वोट बने ना ये PTI का वोट बने, ये वोट रहे महाजरों का, महाजर अच्छे लीडर्स अपने सामने खड़े करके लाएं जो कि उनको रिप्रेजेंट कर सके और उनको डिलीवरी दे सके। दिस इज द प्रोजेक्ट। नैन शेख साहब, मैं आपकी जहानत को, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अब वो अनीस कायम खानी साहब ले आए हैं, उनके ऊपर आपने सवाल खड़ा कर दिया, और भी बड़े लोग सवाल खड़े करेंगे, ये इनसे गलती हुई है, उनको साथ नहीं लाना चाहिए था। मैं आपकी जहानत टेस्ट नहीं करूंगा। नहीं, मगर मैं आपको बताऊं मजबूरी क्या है कि ये जरूर मुस्तफा कमाल ने कहा होगा मैं अकेला ही खड़ा हूं, फिर मारा जाऊंगा, कोई मेरे नाल भी तो दो, कोई तकड़ा बंदा, असली स्पेशली वो बंदा दे जिसकी रैंक एंड फाइल के अंदर मिलिटेंट्स के साथ कोई राब्ते रहे हैं ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए वो आए हैं, उनसे उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, वो चुप ही रहे हैं। मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करवाई जाएगी इस स्टेज पे। नैन सेठी साहब, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, वो इट डिड नॉट कम थ्रू, वो 1992 वाला आपने कहा प्रीमेच्योर था, लेकिन आपको ये लगता है इसका कोई ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा? बिकॉज आप ये देखिए लोग इतने झले भी नहीं है ना। सहूलत मिर्जा की इसकी वीडियो टेप आ गई, सब कुछ हो गया, NA 246 का बाई इलेक्शन हुआ, ठोक के लोगों ने मुत्तहदा को वोट दिया, ठीक है जी। अगर ये यहाँ कुछ स्प्लिट आ रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब आके गला फाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि जी रॉ एजेंट सारे बन गए, सब कुछ हो गया, अनीस कायम खानी साहब को साथ बैठे हुए देखेंगे, क्या मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग वोटर जो है वो ये बात पर यकीन करेगा? टूटेगा MQM से? खतरा अभी ना नई पार्टी बन रही है, ना अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इलेक्शन में भी 2-2.5 साल पड़े हैं। ये एक मिडवे में उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, एक डेंट मारा है उसके अंदर, ये जो लोग ला रहे हैं। अगर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सॉरी करके ये प्लान भी जो है ना ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स मिलता है और 2-3 लोग आते हैं तो इसको थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है तो इसको चलाएंगे, और अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं ये जो लोग अभी आ रहे हैं दे विल बी यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। इसलिए दिस इज ये लोग जो आ रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ी गैम्बल है। नहीं, मैं आपने जो बात की है ये से तो बहुत से नए सवाल अब आपने बिल्कुल होंगे। चलिए, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बड़ा बिल्कुल होंगे, सख्ती से मैं ब्रेक ले लूं। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा मेरे पास सवाल इस हवाले से ना सिर्फ उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी है, बल्कि वफाकी हुकूमत का जो रवैया है उस हवाले से भी है कि इतना सब कुछ कहा जा रहा है तो कोई मूवमेंट नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, बस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं एडम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में बात होगी मुस्तफ़ा कमाल साहब की उन कमाल की बातों की जो कि उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो डॉक्टर सगीर साहब उनके साथ मौजूद थे और अनीस कायम खानी साहब तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मौजूद रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐसी कमाल की बातें की जिस पे हम भी ये कहने के मजबूर हो गए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आपने कमाल ही कर दिया। एक वक्त वो था जब आप जनाब अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलावे मिलाते थे और आज ये वक्त था कि आपने जो बातें की वो 180 डिग्रीज यू टर्न था। क्यों किया, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई और अभी ये ज़मीर क्यों जागा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कह रहे हैं उसमें वज़न कितना है, मुस्तफ़ा कमाल जो कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये खुद किया, उनके ज़मीर की आवाज़ है, उन्होंने ये सब महाजिर कम्युनिटी के लिए किया, उर्दू बोलने वालों के लिए किया, या इसके पीछे कुछ और है? क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये सब कुछ कराया जा रहा है? सभी के बारे में बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। एडम सेठी साहब, वैसे वक्त बड़ी जल्दी तब्दील हो जाता है ना, और कहते हैं द टेबल्स टर्न, और कुदरत का कानून कानून है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक वक्त था जब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आपको और मुझे एक खिताब से नवाजा, और किसके कहने पे नवाजा, खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए न किया, मोहब्बत का इजहार किया। ये बात है सितंबर 2011 की। क्लिप सुनिएगा। ऐनकें लगाकर लोग जो है वो मूछे रखकर जो है वो रंग बिरंगी टाइयां लगाकर जो है वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स और जजेस भी बन गए एंकर्स के नाम पर, और धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ। 1 घंटे के प्रोग्राम में एमक्यूएम को लपेट देते हैं बस। ये खास तौर पे 11 से 12 वाला जो सिस्टम चल रहा है, ड्रामा आजूज माजूज जो है दोए, ये तो लपेट देते हैं 1 घंटे में सारे ना। ये लपेट देते हैं 1 घंटे में, पूरी एमक्यूएम को लपेट देते हैं 1 घंटे में। अपनी जो है वो सारी अपने दिल की जितनी भी खराफात है, दिन भर जितने ख्वाब देखते हैं एमक्यूएम को खत्म करने की, मुहाजिरों को दीवार से लगाने की, एक कौम को खास तौर पर जो है वो बिल्कुल दीवार से लगाकर उसको मजबूर कर दो कि वो पलट कर वार करे। उसकी जो भी दिन भर की खराफात होती हैं वो जो है वो 11 से 12 के प्रोग्राम में, खास तौर पे और भी प्रोग्राम है, उसमें जो है वो बिल्कुल ये लपेट कर आराम से जाते हैं कि आज हमने एमक्यूएम खत्म कर दी, आज हमने एमक्यूएम जो है वो बराबर कर दिया है। अलमान अल हफीज जनाब, हम कैसे एमक्यूएम को खत्म कर सकते थे? आज तो एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन को आप अल्ताफ भाई भी नहीं कहते, सिर्फ अल्ताफ साहब कहते हैं और उन्हें खुद रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। और उस वक्त हमारे पे गरज रहे थे, नाम दिया गया, बड़ी खुसूसी मोहब्बत का हमने कुछ भी नहीं किया और कहा कुछ। देखे आज जो उन्होंने जो 2 दिन में कहा है, और उसके if you compare it, we have said nothing. हमने ऐसी कोई बात नहीं की, ऑल्दो बहुत सी बातों का इदराक जरूर होता था, लेकिन जब तक एविडेंस सबूत, अभी आपने भी जो बातें की, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी छुट्टी हो गई, तो फिर मुशर्रफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम की। और एक एग्जाम्पल नहीं है, मुशर्रफ साहब ने बहुत दफ़ा कहा कि मेरा एक बड़े क्लोज तल्लुकात थे, पुराने तल्लुकात थे, बड़े क्लोज तल्लुकात थे। DGMO भी रहे थे, उस वक्त भी थे इनके। DGMO नोज एवरीथिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इंटरनली। और उसके बाद जब ये आर्मी चीफ भी बने, और इन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि एमक्यूएम के खिलाफ जो केसेस थे उसको विड्रॉ किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अब सियासी तौर पर एक अलायंस की जरूरत है। पंजाब के अंदर उन्हें क्यू की जरूरत थी, वो मैन्युफैक्चर करने की, और वहाँ एमक्यूएम को रिस्टोर करने की जरूरत थी। तो फिर इसलिए उन्होंने एमक्यूएम के साथ मुआहदा किया। इशरतुल अब्बास साहब वापस आए, इनके खिलाफ पता नहीं कितने केसेस थे, 40+ केसेस थे, उनको ख़त्म किया। 8000 से ज़्यादा केसेस एमक्यूएम के खिलाफ थे, उनको गोल किया। अल्ताफ भाई के खिलाफ 70 से ज़्यादा थे, उनको गोल किया। और एक लॉन्ग टर्म अलायंस एमक्यूएम के साथ जनरल मुशर्रफ ने बनाई, विच लास्टेड फॉर 9 or 10 years, as long as he was there. अनफेटेड पावर एंजॉय हुई ना। एब्सोल्युटली। सो 2 आर्मी चीफ्स ने, जनरल बेग एंड जनरल मुशर्रफ, representing the armed forces because of political needs, उनकी जो सियासी तौर पे जो उनकी जरूरत थी उसकी वजह से दे मेड एन अलायंस विद एमक्यूएम, और सारा कुछ भूल गए एमक्यूएम स्टूड फॉर एंड व्हाट एमक्यूएम के खिलाफ फौज ने जो कार्रवाई जनरल आसिफ नवाज की थी, उसके बाद जो रेंजर्स ने कार्रवाई की अंडर जनरल वहीद एंड अंडर जनरल नसीरुल्लाह बाबर, वो सब कुछ भूल गए। ठीक है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में जो जर्नैल पावर छीनना चाहता था,
सिविलियन से, उसने एमक्यूएम को इस्तेमाल किया, सब कुछ भूल गए उनके बारे में। और जो जनरल स्ट्रेट लाइन में चलना चाहते थे, कोई सियासी मदाखलत नहीं करना चाहते थे, मुहिब्बुल वतन थे, पाकिस्तान को बालादस्त करना चाहते थे, उन्हें एहसास था कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको खत्म मतलब उसका एक हिस्सा वैदा वो जनरल आसिफ नवाज थे, या वो जनरल वहीद थे, या जनरल जहांगीर करामत थे, या आज जनरल राहील शरीफ। ओके, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू अभी ये बहुत इस हवाले से जहन में सवालात हैं, आपके भी होंगे। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब अब आए हैं तो बहुत से लोग एक ही सवाल किए जाते हैं कि जनाब जो कुछ हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है, इसका जवाब भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद आप पर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है उस अहम दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक 3 मार्च को और एक आज हुई, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया, डॉक्टर सगीर भी शामिल थे और अनीस कायम मखानी साहब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शामिल थे। नजम सेठी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चौधरी निसार अली खान साहब वो ये कहते हैं कि जो बातें कही गई वो लफाजी है, उनमें नया कुछ भी नहीं है, अगर कुछ सबूत है तो सामने लाए जाए। मुत्तहिदा भी ये कहती है सबूत है तो जाके अदालतों में पेश करें। हमारे मुल्क की तारीख ऐसी है जिसमें एक पार्टी के ऊपर मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक पाबंदी लगी थी, तो क्या ये छोटी बात नहीं है? सेठी साहब कोई बड़ा फाड़ के कह रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसकी एक इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली के अंदर, उसके लीडर रॉ के एजेंट हैं, इंडिया से फंडिंग लेते हैं वहाँ की एजेंसी से, तो कोई कार्रवाई, कोई जुडिशल कमीशन कुछ नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है नून लीग की जो हुकूमत है वो ये जाहिर नहीं करना चाहती कि इनके वापस आने में और एमक्यूएम के तोड़ने में उनका कोई हाथ है, इसलिए वो अभी थोड़ा अपने आप को दूर रखना चाहते हैं ये सारी नई डेवलपमेंट से। अगर वो जुडिशल कमीशन बना देते हैं और इसको परस्यू करते हैं तो फिर ऐसे लगेगा कि द इस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टी आर इन हैंड इन ग्लव और ये मिलके सब कुछ कर रहे हैं। आई थिंक ये अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाह रहे हैं, ये इतना आगे भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके किसी सियासी जमात को इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहते। दे वांट लीडरशिप टू इमर्ज नेचुरली। तो मेरा ख्याल है इनकी एटीट्यूड है कि पीछे हट के देखें आप, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। ये जो कराची में हो रहा है, हमने इजाज़त दी हुई है फॉर ऑपरेशन की, उसको ऑपरेशन को होने दें आप। ये बीच में ये चीजें हो रही हैं, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस। हाँ, मिलिटेंट विंग टू टारगेट हुए हैं ना, वो हो रहे हैं, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस। अगर ये कामयाब हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट एक नई एमक्यूएम बनाने में तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर नाकाम हो जाती है तो हम क्यों उसकी ओप्रोब्रियम में या उसकी जो नेगेटिविटी होगी कि इन्होंने ये क्या किया, फेल हो गए, व्हाई शुड वी बी पार्ट ऑफ इट? इसलिए चौधरी साहब पीछे हट के देख रहे हैं, वेट एंड सी, लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं आपको बताऊं, मुस्तफा कमाल साहब आए ना, अगर इनको एक और लीडर मिल जाता ना स्टैचर का तो ये कायम खानी को साथ में लेके आते, मगर इनको मिला नहीं हुई और अभी, इसीलिए अब इन्होंने एक एमपीए ढूंढा है सिटिंग इन द विंग्स, जैसे कहते हैं ना, द रियल लीडर इज सिटिंग इन द विंग्स। वो रियल लीडर कौन है ऑपोजिट? ये जो फर्स्ट ओपनली जिसको अल्ताफ भाई ने ओपनली, दैट्स गवर्नर इशरतुल अबाद। ऑफ कोर्स अब एलपीआर ने उनका डिमांड किया है कि इनको छुट्टी कराई जाए। भाई तो डिमांड का क्या हुआ? डिमांड मुस्तरद। अच्छा, मुस्तरद हो गई? जी जनाब। और गवर्नर साहब सेट बैठे हैं, गवर्नर साहब फौज के लिहाज से भी सेट बैठे हैं, लीग के लिहाज से भी सेट बैठे हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता ना, अगर तो एमक्यूएम की बात मानी जाती तो वो फारग हो जाते, नया गवर्नर आ जाता, और अगर नहीं मानी गई इसका मतलब है ना फौज ने मानी है ना मियां साहब ने मानी है। इसका ये मतलब है कि आगे आप देखिएगा, जिस दिन गवर्नर इशरतुल अबाद आके बैठेंगे कहीं तो वो किसी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ कोई बैठेगा, कोई और लोग एमक्यूएम के बैठेंगे, फिर एक नई जमात बनेगी। इस दिन का इंतजार कीजिएगा, ऐसा होता हुआ नजर ऐसा होगा। दी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, जबकि अल्ताफ भाई फारग हो जाएंगे, उस दिन गवर्नर साहब जो है वो खुल के बाहर आएंगे एंड ही विल रिप्रेजेंट द न्यू महाजर पार्टी, द न्यू लीडरशिप ऑफ द सेम महाजर पार्टी। बट दिस पार्टी, इसके तल्लुकात विद डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी, एंटी टेररिज्म, एंटी क्राइम भरपूर हिस्सा लेंगे और यही कंस्टिट्यूंसी को ये सर्विस देंगे। उसके अंदर फिर मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग और अगर कोई अच्छे लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा फिर वो डर जाएंगे हमारा नाम ले लिया, हैं एमक्यूएम के अंदर अच्छे लोग भी और पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, जिनके जज्बात भी सही हैं और खैर। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। नईम सेठी साहब, अभी आप हवाला दे रहे थे 1992 का, तो उस वक्त को क्लियर हो गया ना, ठीक है एक फैक्शन डिवाइड हुआ, लेकिन आमिर खान साहब या आफाक अहमद साहब, दे वर टेंटेड पीपल, इनके बारे में वो टॉर्चर सेल और सारा कुछ था। लेकिन आज यहाँ पर
विजिबली एक फ़र्क नज़र आता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में कहा जाता है, जैसे आपने खुद कहा, पढ़े लिखे कल्चर को, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम भी था परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन उनके साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो है अनीस कायम खानी साहब। अनीस कायम खानी साहब के हवाले से बहुत सी बातें हुई। बल्दिया टाउन की पुरानी GIT के अंदर उसके अंदर नाम था, ऑल्दो जो 5 मार्च को पेश की गई उसमें से उनका नाम एक्सपंज कर दिया गया। ऑब्वियसली कोई रीजन होंगे। आज इम्पैक्ट है फिर इस ऑनस्लॉट का अगेंस्ट MQM अगर उस वक्त नहीं था? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि 1992 में जो लोग सामने लाए गए एज टू क्रिएट ए न्यू पार्टी, वो टेंटेड थे, और ये एज एन आफ्टर थॉट के पहले ऑपरेशन शुरू किया, फिर ये फैसला किया कि अब कुछ निकालें यहाँ से, नया ऑप्शन क्रिएट करें। आज भी यही हुआ है। MQM के खिलाफ तो अब साल हो गया ऑपरेशन, साल से 2013 में शुरू 2013 में हुआ, तो अब तो 2 साल होने जा रहे हैं, और काफ़ी बैक ब्रेक कर दिए। अगर बैक ब्रेक ना किया होता तो आज शायद ये साहब जो वहाँ से वापस आए हैं, ये आके यहाँ बैठ ना सकते जिस सिक्योरिटी के साथ वो यहाँ बैठे हैं। इवन अगर इनको सारी रियासत की प्रोटेक्शन भी होती तो ये ना आ सकते। तो दे हैव ब्रोकन द बैक। मगर अब वो आगे जब देखते हैं कि आगे अब क्या करना है, जब आगे देखते हैं तो आगे उन्हें वही नज़र आता है कि एक कंस्टिट्यूंसी है महाजर की, और वो नहीं जाएगी PTI के साथ, वो नहीं जाएगी नून लीग के साथ, कोशिश की है PTI और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी। उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और वो रिक्वायरमेंट मुतहदा नहीं कर सकती, महाजर कर सकती है, वो आइडेंटिटी कर सकती है। और उसके अंदर बहुत से ऐसे पहलू हैं जो लेजिटिमेट हैं और कुछ है जो नहीं लेजिटिमेट। तो उसको फिर कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? अगर नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए अल्ताफ भाई के साथ चिमड़ी रहेगी। अब उन्हें ये एहसास हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट को जो कि ये सब कुछ कर रही है, कि अल्ताफ भाई का दिन नंबर्ड है। देखिए, अब ये फैसला हुआ ना, ये फैसला हुआ कि अल्ताफ भाई इज ऑन गोइंग नाउ। गोइंग से मुराद ये कि या इल हेल्थ, अपनी सेहत की वजह से वो फारग होने वाले हैं, मतलब ये अल्लाह जानता है कि कब, जाहिर है, मगर ये असेसमेंट है, या वो दूसरे जो केसेस उनके खिलाफ हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। यहाँ भी उनके खिलाफ बहुत सी एविडेंस अब इकट्ठी हो चुकी है, ताकि ये भी अगर प्रेशर डालना चाहें तो बहुत कुछ डाल सकते हैं। सो एक असेसमेंट ये हुई है कि फ़र्क जो है, उस वक्त तो ये असेसमेंट थी ना कि अभी अल्ताफ भाई तो निकल के भाग गए थे ना, वहाँ से निकाल दिया गया था इनको, निकल गए। जी बिल्कुल। अब तो ये है कि वो वापस तो आ नहीं सकते, मगर इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको ख़त्म किया जाए। अब ये इसके अंदर इंडिया के जो इल्ज़ाम है, दे वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डिफेंसिव पे हो जाती है। नंबर 2 कि उन्होंने अब ये कहा है कि जी किसी तरीके से ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तैयारी करें, ये नहीं कि कल बन जाएगी, ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तैयारी करें। और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ना खुश हैं MQM के अंदर, बहुत से लोग हैं जिनके आप शक्लें आजकल नहीं नजर आ रही, पहले हमेशा हम दंदनाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आप बिल्कुल खुले लाइन है। अभी वो दुबई में नहीं है वो कराची में ही, इधर उधर ही है, मगर वो नजर नहीं आते। तो वो भी जाहिर है डामक डोल है, वो भी देख रहे हैं कि हवा किस तरफ जाएगी। वो भी बहुत से, जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि, या डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सगीर ने कहा कि बेइज्जती होती थी, ये होता था, वो होता था, वो भी ये एहसास करते हैं कि उन्हें MQM को और अल्ताफ भाई को ऐसी डिफेंड करनी पड़ी जो कि डिफेंड कर नहीं सकती, इनडिफेंसिबल थी। और उन्हें भी एहसास हो गया कि हमारी सियासत गलत है, और अब कैसे अल्ताफ भाई को कैसे छोड़ा जाए और जिंदा भी रहा जाए और सियासत भी की जाए। तो ये एक रास्ता हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको दिखा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप भी बाहर निकले, आपको प्रोटेक्ट भी हम करेंगे, आप अच्छे लोग हैं, हम आपको साथ लाएंगे, और एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की तैयारी करें। इसीलिए अभी कोई पार्टी का नाम नहीं लिया गया, बिकॉज़ अभी पाकिस्तान का झंडा दिखा दिया। अभी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसी पार्टी बनाने का सोचा नहीं है। उनका ये ख्याल है कि अगर ये पार्टी अभी बना ली तो ये प्रीमेच्योर होगी, जैसे जब वो हकीकी बनी थी तो वो प्रीमेच्योर बन गई थी। That's why it didn't work. अब वो ये है कि एक मूवमेंट बनाया जाए, एक स्प्लिटिज्म की जाए, कि ऐसे ऐसे लोग खड़े की जाएं जो कि अल्ताफ भाई को चैलेंज करें, मगर अभी पार्टी नहीं बनानी, क्योंकि पार्टी बनाई तो लीडरशिप के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो, और अपेरेंटली जो साफ सुथरे लोग हों, हाँ, मगर उनके अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, लीडर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसलिए वो उस तरफ जाना नहीं चाहते, सिर्फ इस वक्त एक महाज खड़ा करना चाहते हैं। देखिए ना, अभी विंग्स के अंदर बहुत से नाम हैं जो मैं नहीं लेना चाहता, मगर मुझे ये पता है कि जब भी आप या मैं किसी वक्त गलती से वो ऐसे लोगों की कभी तारीफ कर देते थे कि देखिए कितना जमहूरी रवैया है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते थे कि अल्ताफ भाई ने ये सुन लिया कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम तो फारग हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे हमारी। तो वो इसीलिए वो कहते थे यार अभी हमें गाली नहीं अगर देनी तो तारीफ हमारी मत करें। तो मतलब है कि ये ऐसे लोग पड़े, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप आइए बाहर,
आप बाहर आइए। देखिए हमने आपको स्टेज प्रोवाइड कर दिया। देखिए आपको स्टेज प्रोवाइड की, और नो बेटर द पर्सन देन मुस्तफा कमाल टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग। इसीलिए एक उन्होंने अब MPA के ऊपर हाथ रखा है कि आप आइए, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई संगीन किस्म के इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं, कोई मिलिटेंसी या इस कुछ टाइप का नहीं। डॉक्टर सगीर पे कोई तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके से और भी लोग हैं जो कि हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बाहर लाया जाए, और वो आके इसी किस्म की बातें करें। अगर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाएंगे तो वो जरूर एक ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे फॉर अ न्यू पार्टी दैट रिप्रेजेंट्स द महाजर्स, बट माइनस अल्ताफ हुसैन, एंड नॉट जस्ट माइनस अल्ताफ हुसैन। -1 फॉर्मूला नहीं, अल्ताफ हुसैन के सारी लंदन वाले लोग और वो लोग जो आज भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन अटेम्प्ट बाय द एस्टैब्लिशमेंट to create to get rid of Altaf Hussain as a political force and to create a new party that will represent the Mahajers. हमें सोशल मीडिया के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खास हल्के से बहरहाल उनकी मोहब्बत है, वो हमसे मोहब्बत का इजहार करते रहे। बहरहाल नजम सेठी साहब, नाउ द फैक्ट्स आर क्लियर, लेट्स गेट टू द बॉटम। पहला सवाल आ गया ना, सामने आ गया, वो दिन आ गया, सामने नजर आ गया। अब तो खैरात डॉक्टर सगीर साहब भी शामिल हो गए। नजम शेठी साहब, मेरे जहन में जो सवाल आता है, मैं चाहता हूँ इसके काफ़ी लंबी लिस्ट है, ज़रा जल्दी जवाब चाहूँगा आपसे। एक बात तो ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का आना और उनका ये सब कुछ कहना, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये नई है या इसके अंदर कोई नई बात आ गई, बहुत बड़ी रेवलेशन हो गई, और कितनी मुख्तलिफ है ये उस इंडाइटमेंट से जो कि एक डेथ सेल से कुछ अर्सा पहले सहूलत मिर्ज़ा ने दी थी कि जी मुझसे कत्ल करवाया गया था और अल्ताफ हुसैन साहब और मुख्तलिफ लीडरान के कहने पर मैंने कत्ल किया था। देखिए मुख्तसर आपने कहा तो मुख्तसर ही बात करूँगा। बातें सबको पता थी, कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने कहा, फ़र्क ये है कि डेथ सेल से एक बयान आना और एक बंदा जिसके बारे में कोई करप्शन चार्जेस नहीं थे, जो जनरली जिसके बारे में लोग अच्छी राय रखते थे, जो कि चले गए थे यहाँ से, उनका वापस आके और वही इल्ज़ाम लगाना MQM के ऊपर और अल्ताफ़ भाई के ऊपर, दोनों में फ़र्क है। अगर एक डेथ रो प्रिजनर से एक बयान एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं, और फिर उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है, शायद कोई वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अलबत्ता लोगों को हिला दिया था उसने, मगर ग्राउंड प्रिपेयर हो गई थी। अब वही बातें अगर कोई मुस्तफ़ा कमाल जैसा शख्स आके कहता है तो फिर उसमें ज़्यादा वजन होता है, और जो कहने वाला भी है वो उस पर उस किस्म के इल्ज़ाम नहीं है जो कि वो जो अल्लाह को प्यारा हो गया जो उसके ऊपर थे और जिस किस्म का वो शख्स था। ये वो मेयर साहब हैं जिनके बारे में गाने गाए जाते थे, MQM खुद गाती थी कि दुनिया में वाहिद मेयर है जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसने ये किया, जिसने वो किया, रिकॉर्ड बनाए, और अल्ताफ़ भाई खुद इनकी बात करते थे। तो इसलिए इनकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है कंपेयर टू दैट जेंटलमैन। ये फ़र्क है, बातें वही हैं, इंडाइटमेंट भी लगभग वही है। अच्छा, मेरे जहन में सवाल ये आता है, फौरी तौर पर जब यह हुआ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज जब डॉक्टर सगीर शामिल हुए, 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इकट्ठी थी लंदन सेक्रेटेरिएट और कराची में। आज जब शुरू में उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं देंगे, जो डॉक्टर सगीर साहब आज शामिल हुए, और उन्होंने कहा, लेकिन बाद में बयान आया। फ़र्क क्या, वो कहते हैं 1992 से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, लेकिन नजम सेठी साहब, क्या 1992 और 2016 में कोई फ़र्क है, या वाकई MQM दुरुस्त कह रही है कि उस वक्त का स्क्रिप्ट है, अब दोबारा एग्जीक्यूशन की कोशिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रही है MQM, हमेशा इस किस्म की झूठ बोलती है। बात यह है कि 1992 की जब आप बात करते हैं तो वो कोई स्क्रिप्ट और थी, और उसके वो दिन और आज के दिन के अंदर बहुत से सफ़र गुजरे हैं, और MQM को पाला है रियासत में, और रियासत के वो लोगों ने, इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक़्त MQM के ऊपर 1992 से पहले, फ्रॉम 1989 टू 1991, जब जनरल मिर्ज़ा असलम बेग थे आर्मी चीफ, जाके वफात के बाद, तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के बड़े क्लोज रिलेशनशिप थी विद MQM एंड विद अल्ताफ़ भाई। उन्होंने MQM को इस्तेमाल किया टू डिस्टेबलाइज बेनज़ीर भुट्टो। ये आपको याद होगा, कि हैदराबाद के अंदर किलिंग स्प्री हुई, पक्का किला जिसका एग्जाम्पल लेके, जिसके ऊपर बेस बना के जनरल बेग ने डिस्टेबलाइज किया पीपल्स पार्टी को, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब जनरल बेग चले गए, और जाते जाते जनरल बेग की कोशिश थी कि उस वक्त कोई coup करके पावर सीज कर लिया जाए,
और उस वक्त जनरल आसिफ नवाज जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे 91 में, बिफोर बिकमिंग आर्मी चीफ, ही वाज आर्मी चीफ डेजिग्नेट। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब हिले हुए थे, उनकी हुकूमत थी, वो हिले हुए थे कि जनरल बेग सीज कर लेना पाक। और मगर जनरल आसिफ नवाज ने और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उस वक्त जो डीबी इंटेलिजेंस के हेड थे, इन्होंने मिल के उस जनरल बेग की साजिश को नाकाम किया। जैसे ही वो ख़त्म हुई तो जनरल बेग की जो पॉलिसी थी ऑफ अपीजिंग द एमक्यूएम एंड यूजिंग द एमक्यूएम अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी, पहले बेनज़ीर के खिलाफ और यकीनी तौर पे उन्होंने फिर नून के खिलाफ भी इस्तेमाल करना था उनको, उसको ख़त्म किया। और जनरल आसिफ नवाज एज आर्मी चीफ मूव्ड अगेंस्ट द एमक्यूएम इन कराची। तो याद रहे कि जनरल उस वक्त गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और इसकी इजाज़त जो थी, हालांकि एक कोalition थी बिटवीन एमक्यूएम एंड नून लीग in Sindh to keep People's Party out, मगर फिर भी जनरल आसिफ नवाज moved against the MQM because he felt it was developing into a terrorist organization। और उस वक्त के जो भी इल्ज़ाम थे हाँ, उस वक्त फिर वो और बात है कि when they acted against it, तो उस वक्त जाहिर है कि एक ये डिस्कशन हुई होगी कि इनको अब ख़त्म करना है, तो फिर एक डिमांड तो एमक्यूएम महाजर्स की जो है उसमें तो कोई वजन है, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर ये सोचा कि इनमें से कोई लोगों को लेके एक नई पार्टी बनाई जाए, एक फैक्शन बनाया जाए। तो उस फैक्शन में हकीकी फैक्शन, मगर वो सेपरेट आइडिया था। पहला आइडिया यही था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बैक तोड़ा जाए। तो वो उसके बाद क्या हुआ, जब आसिफ नवाज वफात पा गए ओइंग टू हार्ट अटैक in 1993, तो जनरल वहीद आए। तो जनरल वहीद ने यह फैसला किया कि वो अब फौज को वहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं, और मोहतरमा की हुकूमत आ चुकी थी 93 इलेक्शन के बाद। तो फिर ये फैसला हुआ कि जनरल नसीरुल्लाह बागर विल यूज़ द रेंजर्स एंड द एंटी एमक्यूएम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन विल कंटिन्यू इन कराची। तो फिर वो ऑपरेशन 1994 से 1996 तक वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, और उसके दौरान काफ़ी इफेक्टिव ऑपरेशन था जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने रेंजर्स और पुलिस के जरिए जो किया। मगर फिर क्या हुआ, फिर जब 96 में बेनज़ीर की छुट्टी हुई और नवाज शरीफ साहब आ गए, और उसके बहुत जल्दी नवाज शरीफ साहब, उसके बारे में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि जनाब सबूत का ये बताएं कि याजूज माजूज तो हम हैं। अब तीसरा अगर किसी को इंक्लूड करना हो मुस्तफ़ा कमाल साहब को याजूज माजूज ब्रिगेड के अंदर, तो इनको क्या खिताब दिया जाए, क्योंकि अभी हमारे लीडर बन जाएंगे ना याजूज माजूज ब्रिगेड सोचना पड़ेगा, नाम सोचना पड़ेगा। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो कमाल की बातें की हैं उस पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को नहीं फॉलो किया, वैसे अगर पाकिस्तान में तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, जियो न्यूज़ ने बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग भी की, इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद कुछ आपको अभी और भी दिखाना है। पहले रिपोर्ट। पूरी राब्ता कमेटी की अब ये जिम्मेदारी के ठोक दो की डेफिनेशन और डिक्शनरी बता रही, तो भाई तो यह हिम्मत पैदा करो, रात में तकरीर करें आप, हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी पार्टी बैठकर जो टीवी झूठ बोल रही हो, डिफेंड कर रही हो। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। क्या यहाँ से फितरे ज़कात के सिर्फ पैसे जमा करके प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें चीजों को, हमें प्रॉपर्टीज और शराब के पैसे भेजने जमा करके, क्या थालों के पैसे जमा करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनवानी है लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में अल्ताफ साहब के और उनके खानदान वालों की? 1992 की एमक्यूएम में फूट के 24 साल बाद और सरफराज मर्चेंट के हालिया चौंका देने वाले बयानात के बाद जनाब मुस्तफा कमाल की अचानक आमद और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर एक बार फिर मुश्किल वक्त ला खड़ा किया है। एक तरफ अगर मुस्तफा कमाल की जानिब से जनाब अल्ताफ हुसैन पर संगीन इल्जामात लगाए गए तो वहीं एमक्यूएम के लीडर पर बात करने पर पाबंदी है। दूसरी तरफ एमक्यूएम की जानिब से मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन आज डॉक्टर सगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई खास रद्द अमल नहीं दिया गया। उधर वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लफाजी है, सबूत सामने लाए जाए तो कार्रवाई होगी। कल या परसों मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े सीनियर लोगों ने कहा इस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। उनकी तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनकी आर्टिकुलेशन या लफाजी पर मुनसर थी या मुश्तमिल थी। तो आप मुझे बताएं कि क्या हर रोज कोई ना कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी पे कोई इल्जाम लगाता है, कोई नई चीज पेश करते हैं, उस पर जुडिशियल कमीशन बन जाती है?
क्या ये तरीका है जुडिशल कमीशन का? अब सवाल यह है कि मुस्तफा कमाल के इंतजामात में कितनी हकीकत है, और सवाल यह भी है कि क्या MQM कराची के सियासी मंजरनामे पर पहले ही की तरह हावी रहेगी, या मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और MQM के खिलाफ बगावत में इस बार जमात को कोई नुकसान पहुंच सकता है। आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस तमाम डेवलपमेंट के पीछे किसी किस्म की कोई साजिश मौजूद है या नहीं। कोशिश करेंगे कि उन तमाम बातों का, तमाम सवालों का अहाता किया जाए, लेकिन नदीम सेठी साहब, आपसे पहला सवाल करने से पहले मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और अगेन दिल पर पत्थर रखकर कि मैं लोगों को बताऊं कि पिछले 2-3 सालों से आप रो रहे थे, पीट रहे थे, बल्कि मेरे से ज्यादा नदीम सेठी साहब कह रहे थे, और इनको बड़ी मोहब्बत भी मिली खुसूसी तौर पर MQM की तरफ से, कुछ मेरे खाते में भी आ जाती थी। बहरहाल जरा सुनिएगा गौर से पिछले 2-3 साल के क्लिप्स इस हवाले से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा था। पहले क्लिप्स देखिए। मैं ये समझता हूँ कि MQM के लिए अगले 2-3 साल बहुत ही नाजुक साल हैं, और MQM डाइल्यूट हो जाएगी, MQM के अंदर स्प्लिट्स आएंगी, एंड इवेंचुअली MQM से कोई और पार्टी भी निकलेगी। MQM की जो लीडरशिप है उसके अंदर अब आपको नजर आएगी कि वो जो बहरान जिसका हमने जिक्र किया था वो अब बिल्कुल सर पे आ चुका है, और इस वक्त MQM इज डी फैक्टो स्प्लिट हो चुकी है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक बड़ी गहरी स्प्लिट आएगी, और ये जो बहरान है ये बिल्कुल MQM को यहाँ से पकड़ लेगा। जैसे जैसे लंदन में प्रेशर बढ़ रहा है अल्ताफ भाई के ऊपर और उनकी कोर कमेटी के ऊपर फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटीज, तो वैसे वैसे यहाँ डिसग्रंटलमेंट और डिसएग्रीमेंट और परेशानी हो रही। तो एक तो ये अब क्लियर है कि ये, एज आई सेड पहले भी मैंने आपसे कहा था, ये रुकेगी नहीं बात। डिजर्शंस भी MQM से होंगी, और जो बात हम पहले करते थे कि कोशिश यही होगी कि नई MQM बनाई जाए, ये जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा वो यही होगा कि MQM की एक नई लीडरशिप के लिए बेस बनाया जाए, जो कि टेररिज्म और रॉ से दूर हो और एक मुहिब्बुल वतनी का इजहार करे, और पार्टी के लोगों को साथ लेके चले, और उनको जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करे, उनकी आवाज़ हो। जितने ऐसे ज़्यादा लोग निकाले जाएंगे या भागेंगे यहाँ से, वो आगे जाके एक नई ऑल्टरनेटिव MQM लीडरशिप का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल है बिफोर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस, जो कि कितने 2018 में होने, अभी 3 साल पड़े हैं, 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है MQM की लीडरशिप के साथ, और एक नई क़यादत की भी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल डिस्टिंक्टली हैं। इसलिए आई थिंक द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। इसकी वजह से अब लीडरशिप के अंदर डिविजन्स आने शुरू हो गई। जो इत्तेफाक नहीं करते थे अल्ताफ भाई की पॉलिटिक्स के ऊपर या पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटेंसी के ऊपर, कोई दुबई चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता है 5-6 बड़े लीडर्स जो थे एक ज़माने में, बड़ी उनकी शोहरत थी, आपको पता है उनके नाम, मुस्तफा कमाल से लेके एडवोकेट साहब तक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारी लीडरशिप डिप्लीट हो रही है और अल्ताफ भाई तनहा रह जाएंगे। आपने देखा ये क्लिप्स पिछले तकरीबन 3 साल के ऊपर मुहित है। उस वक्त जब भी ये बात की जाती थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी गालियां पड़ती थी।